हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 8 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया है। यदि आपने इन 8 टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स की स्टडी कर सकती हैं। अभी अपना चल रहा है टॉपिक नंबर 9, जिसके अंदर हमने 2 क्लासेस के अंतर्गत इसके अधिकांश पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इसकी अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अपन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे और पिछला जो लास्ट वीडियो था अपना, उसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की टाइप्स देखे थे। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स। और आज अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में कि किस प्रकार से एक भ्रूण का परिवर्तन होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उस प्रक्रम को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहा जाता है। और इस प्रक्रम के बाद में वहाँ पर एक दोनों युग्मक होते हैं, वो मिलकर के एक समष्टि का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है युग्मनस यानी कि जाइगोट कहा जाता है। और फिर ये आगे विकसित होकर के भ्रूण के अंदर परिवर्तित होता। ठीक है। युग्मनस जो होती है उसका निर्माण कहाँ पे हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रम होता है वो मादा के फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। वहीं पर जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है। और उससे जाइगोट का निर्माण होता है। ये लगातार विभाजित होकर के सेल्स के गोले में बदल जाता है और तत्पश्चात सेल्स समूहीकृत होकर के यानी कि ग्रुप्ड के रूप में बन करके समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। यानी सेल्स जो होती है वो डिवाइडेड होती रहती है और अलग अलग ऊतकों का निर्माण करने लगती है जो कि अलग अलग अंगों के रूप में परिवर्तित होने लग जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहा जाता। और ये एम्ब्रियो जो होती है वो आगे बढ़ता हुआ जो होता है यूट्रस तक पहुंच जाता है यानी कि गर्भाशय तक पहुंच जाता है। और वहां पर ये यूट्रस की दीवार से लग करके यानी कि जो यूट्रस की दीवार होती है यानी कि वॉल होती है उस पर रोपित होकर के विकसित होने लगता है। और वहां पर प्लेसेंटा वगैरह जो अदर सेल्स होती है वो एम्ब्रियो से पूरी तरह से जुड़ जाती है और यूट्रस के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो विकसित होता जाता है और एक शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है। तो यूट्रस के अंतर्गत एम्ब्रियो जो होती है उसका निरंतर विकास होता जाता है और सभी अंगों जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण होता है उसकी वह अवस्था जिसके अंदर सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके यानी कि जिसमें सभी शारीरिक भाग दिखाई देने लगते हैं, तो उस कंडीशन में इसको गर्भ कहा जाता। ठीक है। और जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है यानी विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है। तो ये था इसका डेवलपमेंट यानी कि एक भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुर्गी में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मुर्गी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। इनमें निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनस लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इस दौरान इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। ठीक है। और ये जो कठोर कवच होता है उसकी पूर्ण रूप से बन जाने के बाद में मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। ओके। तो मुर्गी के अंदर अभी हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होता है लेकिन वो बच्चों को जन्म नहीं देती है, उनके अंदर अंडों का ही निर्मोचन होता। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो मुर्गी के अंडे होते हैं उनको चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है। और मुर्गी अंडे को उस्मायन यानी कि अंडों पर बैठना यानी कि मुर्गी के अंडे किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तो वो उस्मायन यानी कि उसको ऊष्मा देने पर जो होती है वो अंडों का उस्मायन होता है।
और आपको ध्यान में रखना है कि जो अंडा होता है उससे चूजा बने लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के द्वारा चूजा बाहर आ जाता है। प्रस्फुटन का मतलब होता है टूटना। जिन जंतुओं के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे जंतुओं के अंदर भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। यानी कि जब भ्रूण का विकास पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में अंडों का प्रस्फुटन होता है और उससे चूजे वगैरह जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। यानी कि जो शिशु को जन्म देते हैं ऐसे जंतु जरायुज जंतु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली और अन्य जो अदर जंतु होते हैं जो कि शिशु को जन्म देते हैं वो सब जरायुज के अंदर आते हैं। इनके अंदर माँ पूर्ण विकसित शिशु जो होता है उसको जन्म देती है। मनुष्य के अंदर सामान्यतः गर्भावती 280 दिन या फिर 9 माह लगभग होती है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है इधर अंडपरजक के बारे में कि ऐसे जंतु जो कि अंडे देते हैं और फिर अंडों से शिशु उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो अंडपरजक कहलाते हैं या ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि मेंढक, छिपकली, तितली या सल्लभ, मुर्गी, कौवे, कबूतर आदि जो भी जंतु अंडे देते हैं उन सबको अंडपरजक कहा जाता है। शिशु से वयस्क। नेक्स्ट टॉपिक है शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले हुए जो प्राणी होते हैं वो तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, यानी कि उनमें किस प्रकार से जो ये अंडा होता है उससे ये वयस्क में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो इनका जीवन चक्र आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा सकता रेशम कीट का जीवन चक्र निम्न में से कौन सा है। तो आपको ये लाइन से पता होना चाहिए कि सबसे पहले एग आएगा यानी अंडा, उससे लार्वा या इल्ली बनती है और इल्ली के बाद में उससे प्यूपा और प्यूपा से फिर वयस्क का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मेंढक का जो जीवन चक्र है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर अंडा होता है और इनमें सबसे पहले मेंढक के अंदर अंडे होते हैं और उसके बाद में उनसे टेडपोल लार्वा बनता है और उसके बाद में वो वयस्क के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दोनों को रेशम कीट और मेंढक दोनों का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र आपको ध्यान में रखना है। और मेंढक के टेडपोल लार्वा जो होता है उसका कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ में वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। आपको ये परिभाषा भी ध्यान में रखनी है कि मेंढक के अंदर जो टेडपोल लार्वा होता है उससे वयस्क बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कायांतरण। ठीक है, यानी कि टेडपोल जो लार्वा होता है वो जिस प्रोसेस के द्वारा वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित होता है उसे कायांतरण कहा जाता। ठीक, मनुष्य के अंदर जन्म के समय से ही नवजात शिशु के अंदर वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। यानी कि जो मनुष्य के अंदर जब शिशु रूप में होता है, ठीक है, नवजात शिशु रूप में होता है, तब भी उसमें वयस्क के समान ही शारीरिक अंग सभी मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जब रिप्रोडक्शन के टाइप से स्टार्ट किए थे, ठीक है, तब हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन जीवों में होता है और किस प्रकार से होता है, ये अपन जानेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन का वह प्रकार जिसके अंदर केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसके अंदर युग्मक जनन नहीं होता है। युग्मक जनन क्या होता है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें देखिए युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। मादा के अंदर अंड जनन की प्रक्रिया होती है जिसको oogenesis कहा जाता है और इस प्रक्रम के द्वारा ही अंडाणु का निर्माण होता है। और दूसरा होता है शुक्र जनन जो कि मेल पुरुषों के अंदर होता है और इसके अंदर
इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और इसी प्रक्रम के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जंतुओं में तो होती है, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जंतु होते हैं उनमें ये युग्मक जनन नहीं होता है। ठीक है, जब इनमें युग्मक ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है, यानी कि जाइगोट का निर्माण भी इनमें नहीं होता है। और जो इनमें जो संतति बनती है, यानी कि जो संतति जन्म लेती है, एक ही जनक से ही नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और उस संतति को कहा जाता है ब्लास्टोजोइड। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोजोइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मुकुलन। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट अपन प्रोसेस देखते हैं मुकुलन, यानी कि बर्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो जनक होता है ना, उससे एक छोटी सी बर्ड के रूप में जो है संतति जन्म लेती है, और फिर वो जब ये बर्ड या फिर जो छोटी सी मुकुल बनती है वो विकसित हो जाती है, तब वो जनक पौधे से अलग हो जाती है या जनक जीव से अलग हो जाती है और एक नए जीव का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो मुकुलन कहलाता है। ठीक है, यानी मुकुलन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रा, स्पंज, यीस्ट, कवक, ये जो होते हैं मुकुलन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, प्रत्येक हाइड्रा के अंदर एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं और ये उभार विकसित होते हुए नए जीव होते हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है। ठीक है, जब ये मुकुल पूर्ण विकसित हो जाते हैं, यानी कि जब जो बर्ड बनती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब जनक से पृथक होकर के नए जीव की तरह अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों के अंदर मुकुल से नए जीव का निर्माण और विकास होता है, इसलिए अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। सेकेंड मेथड आपको ध्यान में रखना है द्विविखंडन या द्विविभाजन। इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंदर जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करते हैं उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, अमीबा, एंट अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम आदि जो कई जंतु होते हैं जिसके अंदर ये लक्षण देखने को मिलता है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो युग्लिना होता है उसको पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। और जो पैरामीशियम होता है उसको स्लीपर जंतु भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति स्लीपर की जैसी होती है। आपकी बुक के अंदर मेनली अमीबा के बारे में ही बताया हुआ है, तो आपको ये एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि अमीबा में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो द्विविखंडन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिक जीव होता है जिसके अंदर केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है और इसके बाद ही कोशिका भी दो भागों के अंदर या दो कोशिकाओं में बट जाती है, जिसकी प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है और एक जनक से दो अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकार है इसमें बहुविभाजन। इसमें क्या होता है कि एक जीव अनेक जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अमीबा, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कारण, यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मच्छर होता है और ये जिसके कारण मलेरिया फैलता है, तो उसके अंदर भी ये बहुविभाजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है और इसीलिए इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है और मलेरिया खतरनाक रूप ले लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट है खंडन, यानी कि खंडन के अंदर भी क्या होता है कि एक जीव अनेक भागों के अंदर टूट जाता है और फिर वो प्रत्येक भाग जो होते हैं वो जीव नए जीव का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से जो है खंडन की प्रोसेस होती है। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं बस यहाँ पे, जैसे अमीबा को अभी हमने द्विविखंडन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है वो एक से अधिक जीवों के अंदर एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, और आपको इसमें ध्यान में रखना है हाइड्रा, तंतुमय शैवाल, सी एनीमोन वगैरह। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका
जीवो में जनन वाला चैप्टर था, अधिकांश से कंप्लीट हो गया है। अब आपके इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लास्ट में आपके चैप्टर के लास्ट के अंदर एक डॉली नामक क्लोन के बारे में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उस क्लोन के बारे में और जो इसके अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अपन देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।